नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 28 नवंबर 2025 है। आज हम बात करेंगे नए श्रम कानूनों के बारे में। गत 22 नवंबर 2025 को समाचार पत्रों में भारत सरकार की तरफ से मुख्य पत्रों पर बड़ा बड़ा विज्ञापन एक प्रकाशित किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत के कार्यबल के लिए नए युग का शुभारंभ। 4 श्रम संहिताएं हुई लागू। पहली मजदूरी संहिता 2019, दूसरी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, तीसरी औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और चौथी व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020। इसके आगे इसमें कहा गया था मोदी सरकार की गारंटी, सभी के लिए न्यूनतम और समय पर वेतन, नियुक्ति पत्र अनिवार्य, सभी महिला श्रमिकों को समान अवसर और समान वेतन, 40 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित, निश्चित अवधि के कर्मचारी को 1 वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी। निश्चित अवधि यानी आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर जिनको रखते हैं। श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य, जोखिम भरे कार्य क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 100% स्वास्थ्य सुरक्षा। जो खतरनाक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे माइन उद्योग हो गया, ब्लास्ट फर्नेस उद्योग हो गया, कई तरह के होते हैं। और अंतिम पंक्ति उसमें लिखी थी आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार। इससे पहले बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया एक वाक्य भी इसमें दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है, देश को अपनी श्रम शक्ति पर गर्व है, श्रमेव जयते। हो सकता है हम में से कई लोगों ने दूसरे विज्ञापनों की तरह इस विज्ञापन पर ही ज़्यादा गौर नहीं किया हो, लेकिन यह देखने की बात है कि यह कानून संसद में पारित होने के 5-6 साल बाद भी लागू क्यों नहीं हो पाए थे। 2019-20 के कानून है और इस समय 2025 चल रहा है। आखिर ऐसा क्या था कि यह कानून 5-6 साल तक लागू नहीं हो पाए। इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे अनुरोध है कि हमारे नारद संचार चैनल को लाइक कीजिए, अपने जानकारों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर 2 शब्द भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दरअसल जो हमारे देश में श्रमिक संगठन है, बड़ी बड़ी जो देशव्यापी बड़े संगठन हैं, इन श्रमिक संगठनों और कई राज्यों के, जिनमें ज़्यादातर जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनके विरोध के कारण इन श्रम कानूनों को लागू करने में काफ़ी अड़चनें आ रही थी। बहरहाल सरकार ने बदली वैश्विक परिस्थितियों में, विशेष तौर पर जो अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाया है, ऐसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्रम सुधार के इन कानूनों को लागू करने का ये साहसिक कदम उठाया है। अनेक देशी और विदेशी कंपनियां देश के श्रम कानूनों को काफ़ी जटिल बताती आ रही हैं। वो कहती हैं कि जटिल श्रमिक कानूनों के कारण भारत में निवेश करना इतना भी आसान नहीं है। वे निवेश करने में संकोच करती रही हैं। यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए वर्तमान में जो 29 तरह के श्रम कानून हैं, कई तरह के श्रम कानून हैं, फैक्ट्री से के लिए अलग, MSME के लिए अलग, बड़े उद्योगों के लिए अलग, भारी उद्योगों के लिए अलग, और जो रिस्क वाले हजार्डस जो क्षेत्र हैं उनके लिए कुछ और नए कानून। तो 29 तरह के कानून हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए अलग, कई तरह की बातें हैं। तो 29 तरह के जो श्रम कानून हैं, उनके स्थान पर अब केवल पूरे देश के लिए 4 नई श्रम कानून जो है वो बनाए हैं और उनको लागू करने की दिशा में ये कदम उठाए हैं। श्रम मंत्रालय ने इन 4 संहिताओं को लागू करने को
ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उसने कहा है कि श्रमिकों की भलाई के साथ ही मजबूत कार्यबल बनाना इन कानूनों का उद्देश्य है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाना ये समय की जरूरत है। श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में श्रम संहिताओं के लागू होने से पहले और उसके बाद की स्थिति का तुलनात्मक विवरण भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि श्रम सुधारों से पहले कई श्रमिकों को काम पर रखते हुए नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य नहीं था, जबकि नए कानून लागू होने के बाद सभी तरह के कर्मचारियों को, चाहे वो अनुबंध पर हों, स्थायी कर्मचारी हों या आंशिक अवधि के लिए हों, सभी को जो है नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। लिखित नियुक्ति पत्र से पारदर्शिता, रोजगार सुरक्षा और तय रोजगार सुनिश्चित होगा। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो पहले सामाजिक सुरक्षा कवर जो है, जैसे कि पीएफ और ग्रेच्युटी जो है, वो सीमित संख्या में कर्मचारियों को मिलती रही है। कम जगह पर ये लागू था कि भाई आपको पीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह वगैरह देनी होगी। जबकि नए कानून जब लागू हो जाएंगे तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों सहित सभी तरह के कर्मियों, श्रमिकों, कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज उपलब्ध होगा। सभी श्रमिकों को भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई की स्वास्थ्य सुविधा। आपको पता होगा कि देश में ये जो अब तक जो खास तौर से फैक्ट्री एक्ट में जो आते थे उनके लिए ईएसआई के हॉस्पिटल हैं, तो ईएसआई की सुविधा भी सबको उपलब्ध होगी। बीमा और अन्य तरह की सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध होंगे। गिग वर्कर किसे कहते हैं? जैसे कि कुछ समय के लिए जिनको काम पर रखा जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत खाना एवं सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय जिन्हें कहते हैं, आप ऑर्डर देते हैं, खाना घर पे आ जाता है, तो ये जो कर्मी होते हैं इनको गिग वर्कर कहते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े, जैसे कि ओला, उबर के टैक्सी चालक। स्वतंत्र रूप से काम करने वाले ग्राफिक्स डिजाइनर। भवन निर्माण में लगे जो श्रमिक हैं और घर से काम करने वाले कलाकार। इन लोगों की जरूरत तभी होती है जब काम होता है, जब काम नहीं होता है तो उन्हें कहते हैं भैया अभी काम नहीं है। तो ऐसे जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, उनको गिग वर्कर और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े वर्कर कहते हैं। इस साल के बजट में भी ऐसे कर्मियों के लिए पहचान पत्र जारी करने, उनके लिए ई श्रम पंजीकरण करने और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। तो वो अब इन श्रम संहिताओं के तहत वो भी लागू हो जाएगा। न्यूनतम वेतन। पहले न्यूनतम वेतन कुछ अनुसूचित उद्योगों और एम्प्लॉयमेंट पर ही लागू होता था। एक लिस्ट बनी हुई है उसकी कि भाई इन उद्योगों में और इन नौकरियों में न्यूनतम वेतन जरूरी होगा, जिसमें कामगारों का बड़ा वर्ग जो है इस सुविधा से वंचित हो। जो दूसरे क्षेत्र में थे उनको ऊपर लागू नहीं होता था, लेकिन अब नई वेतन संहिता 2019 में सभी कर्मियों को सांविधिक रूप से न्यूनतम वेतन भुगतान का जो है अनिवार्य होगा। और इसके लिए मिनिमम वेज बोर्ड, राष्ट्रीय स्तर पर एक मिनिमम वेज बोर्ड बनाया जाएगा जो कि तय करेगा कि भाई इस समय न्यूनतम वेतन क्या है। न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन का भुगतान, इससे वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सुरक्षात्मक स्वास्थ्य सेवा। अब तक कंपनी मालिकों पर कर्मचारियों के लिए अपने कर्मचारियों को हर साल स्वास्थ्य परीक्षण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था, लेकिन नए कानून में अब 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, मतलब साल में एक बार, जो 40 साल से अधिक आयु के कर्मचारी हैं उनका साल में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करना कानून में जरूरी कर दिया गया है। ये कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अब तक नियोक्ताओं के लिए वेतन देने को लेकर कोई जरूरी अनुपालन नियम नहीं था, जबकि अब श्रमिकों को समय पर वेतन देना जरूरी होगा।
इससे कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी, काम का दबाव भी कम होगा और कुल मिलाकर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। अब तक महिलाओं को सभी जगह रात में काम करने की अनुमति नहीं थी और कुछ खास तरह के उद्योगों में ही महिलाओं को रखने से परहेज किया जाता था, जबकि अब नए कानूनों में महिलाओं को रात की पाली में काम करने और सभी तरह के प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति दी गई है। लेकिन जहाँ भी होगा तो महिलाओं की अनुमति, सहमति जो है वो जरूरी होगी। अगर महिलाएं काम करना चाहती हैं रात की पाली में तो ठीक है, वो कहती हैं नहीं करना हमें तो ठीक है, नहीं होगा। महिलाओं को ऊंचे वेतन वाले पदों पर ऊंची कमाई पाने के लिए भी समान अवसर उपलब्ध होंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसे ESIC कहते हैं, इसके तहत विभिन्न कामगारों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ अब तक अनुसूचित क्षेत्रों और खास तरह के उद्योगों तक ही सीमित था, जो अधिसूचित हैं, जिनके बारे में लिखा गया है कि हाँ भाई यहाँ ESI मिलेगा, तो वहीं तक सीमित था। लेकिन अब जो है 10 से कम संख्या वाले जो कर्मचारी प्रतिष्ठान थे, जहाँ भाई जिन जगह पे 10 से कम लोग हैं, उनको भी ESI जरूरी नहीं रखा गया था। वहीं देश के खतरनाक प्रक्रिया में काम करने वाले उद्योगों के लिए अनिवार्य रूप से समान ESI कवरेज नहीं थी, समान नहीं था। तो ESI किसको मिलती थी? जो लिस्टेड थे, इनको मिलेगी, इनको मिलेगी, इनको मिलेगी, बाकी को छोड़ दिया है। लेकिन अब क्या है, ESI कवरेज और उसके लाभ पूरे देश में उपलब्ध होंगे, सब जगह। 10 से कम कर्मचारी वाले जो प्रतिष्ठान हैं उनके लिए स्वैच्छिक रखा गया है इसे, जहाँ पर 10 से कम लोग हैं। अभी ESI, क्योंकि ESI काटना पड़ता है, ESI के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं हर एक कर्मचारी के लिए, तो 10 से कम के लिए अगर वो लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जबकि जो खतरनाक प्रक्रिया वाली जो इकाइयाँ हैं उनमें चाहे एक भी कर्मचारी हो, वहाँ ESI लेना अनिवार्य होगा। पहले इसके लिए अनिवार्य रूप से समान कवरेज ESI की जरूरी नहीं थी, लेकिन अब जो है चाहे एक भी कर्मचारी, किन में? जहाँ खतरनाक तरीके से काम होता है, खतरनाक क्षेत्र का काम है, रसायन का काम है, ब्लास्टिंग का काम है, कई तरह के काम है, वहाँ पे अगर एक भी कर्मचारी है तो ESI लेनी होगी, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनियों, कारखानों और विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के तहत कई तरह के पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न भरने होते थे। अलग अलग फैक्ट्रियों के अलग अलग रिटर्न, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराओ, वहाँ से लाइसेंस लो, कई बातें थी। अब नए कानूनों में इस प्रक्रिया को सरल बनाकर एक पंजीकरण आपको लेना होगा, चाहे आप MSME हैं, आप मध्यम उद्योग है, बड़े उद्योग है, एक पंजीकरण, और देश भर में कहीं भी काम करने के लिए एक लाइसेंस, और एक ही बार जो है एक ही तरह की रिटर्न भरने का प्रावधान किया गया है। तो उद्योगों को जो तमाम तरह के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न वगैरह भरने पड़ते थे, उन सबको सरल कर दिया गया है। सब चीज़ें एक बार लाइसेंस, एक पंजीकरण और एक रिटर्न होगी। तो इससे जो है तमाम प्रक्रियाएं आसान हो जाएगी और उद्योगों पर अनुपालन का जो बोझ है वो भी कम होगा। एक इंटरव्यू में, ये इकोनॉमिक टाइम्स में इंटरव्यू छपा था, केंद्रीय श्रम सचिव वंदना गुरनानी, उनसे बात की गई है। तो उन्होंने कहा कि हम जो ये 4 संहिताएं हैं, इनके लिए अब नियम और नियमन वगैरह सब बनेंगे, एक एक नियम बनेगा। कानून तो हो गए हैं लागू, लेकिन अब उसको लागू धरातल पर लागू करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हम जो है केंद्रीय तौर पर इनके नियम बना देंगे और नियम जारी कर देंगे, और फिर 45 दिन तय करेंगे कि जो भी श्रमिक संगठन है, जो भी उद्योग संगठन है, जो भी हितधारक हैं, वो उन पर अपनी राय और कमेंट दे सकें। भाई ये नियम जो है ये थोड़ा गड़बड़ है, इसमें ये सुधार कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, इसमें परेशानी होगी, ये कर लीजिए। तो 45 दिन में वो सब दे सकेंगे, और उसके बाद अगले 30 से 45 दिन उनको हम अंतिम रूप देने में लगाएंगे। तो यानी 2.5 से 3 महीने के अंदर ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। उनके जो नियम विनियमन जो भी है उनको हम अधिसूचित कर देंगे 2.5 से 3 महीने में।
एक ये कहा गया कि भाई उद्योग बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अब जो है लागत हमारी बढ़ जाएगी, सबको पीएफ सबके लिए काटना पड़ेगा और सबका स्वास्थ्य जांच करवानी पड़ेगी, ओवर टाइम का जो है कम से कम आपने कहा कि सामान्य वेतन का दुगना देना पड़ेगा। तो क्या होगा? तो लेबर सचिव ने कहा है कि जो लेबर कानून है उनमें अनुपालन को काफ़ी सरल बना दिया गया। कंपनियों के लिए जो तरह तरह के पंजीकरण लाइसेंस लेने पड़ते थे उनको काफ़ी सरल बना दिया गया है। एक तिहाई कर दिया गया है। जहाँ पहले मान लो 30 रहे हों तो वो अब काफ़ी कम कर दिया, 1/3 कम कर दिया हमने, 1 रह गया है। 31 से 1 कर दिया है। रिटर्न जो भरते थे 31 रही होगी तो सिर्फ 1 कर दिया है उसको। और सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, तो ये लागत जो है उनकी बहुत कम हो गई है। तो इससे कहीं ना कहीं जो उनका दूसरी तरफ जो उनका बोझ बढ़ने की आप बात कह रहे हैं उसकी काफ़ी कुछ भरपाई हो जाएगी, क्योंकि हमने प्रक्रियाओं को काफ़ी सरल बना दिया है। एक बोला भी वेज, आपने कहा कि न्यूनतम वेज होगा, ये होगा। तो जो वेज है, वेतन की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई जो मिनिमम वेज है उसको नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर जो वेज बोर्ड बनेगा वो उसको तय करेगा। और जो वेज की परिभाषा, वेतन की परिभाषा है बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, ये उसमें शामिल होगा, उसको हम वेतन मानेंगे। उन्होंने कहा है कि कई कंपनियां जो है अपने कर्मचारियों को काफ़ी भत्ते वगैरह काफ़ी देते हैं। उनका जो बेसिक पे होता है वो भी कम होता है, और जो डियरनेस अलाउंस वो उसी के मुताबिक बनेगा। बेसिक पे जो होगी उसी के मुताबिक डियरनेस अलाउंस होता है, वो भी कम होता है। लेकिन दूसरे अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और परिवहन अलाउंस, कामकाजी अलाउंस, जो भी कुछ है, कई तरह के अलाउंस उनको देते थे। तो उन्होंने कहा कि अब कानून के तहत जो है अगर किसी भी कर्मचारी के जो अलाउंस हैं वो उनके टोटल जो उनको पैसा मिलता है, कंपनी जो टोटल कंपनसेशन उनको देती है, अगर उसके अलाउंस उनके 50% से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब पूरी जो तनख्वाह देते हैं उसमें अलाउंस 50% से ज़्यादा है, तो 50% से जो भी जितना भी ज़्यादा होगा वो उनके बेसिक पे में जुड़ जाएगा, उनके वेतन बेसिक पे में जुड़ जाएगा, तो उनका डीए भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर सरकार ने, जो कंपनियां इस तरह की चालाकी करती थी कि भैया भत्ते दे दो, बेसिक पे कम रखो, क्योंकि उस पर फिर पीएफ भी देना पड़ता है और दूसरी चीज़ें भी देना पड़ता है, तो उनको अब ऐसा वो करने में मुश्किल आएगी। क्योंकि भत्ते वत्ते जितने ज़्यादा होंगे तो 50% से ज़्यादा ही, जैसे ही ज़्यादा होंगे वेतन के, वो उसमें बेसिक पे में जुड़ जाएंगे। तो बेसिक पे में जुड़े तो डीए भी बढ़ जाएगा और उनका पीएफ भी बढ़ जाएगा, तो तमाम चीज़ें वो बढ़ जाएंगी। तो इससे जो है कर्मचारियों को लाभ होगा, कर्मचारियों के जेब में ज़्यादा पैसे बचेंगे और उससे देश में खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो इसके साथ ही आज के इस वीडियो को हम विराम देते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।